दोस्तों, मेरे कुछ पाठकों और श्रोताओं ने अनुरोध किया है कि मैं अपनी एक लोकप्रिय कहानी प्रेम दंश का वाचन अपनी आवाज में प्रस्तुत करूं। मैंने यह कहानी कोई 15 वर्षों पहले लिखी थी और वर्ष 2010 में एक प्रमुख साहित्यिक पत्रिका लमही के मानसरोवर परिशिष्ट में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी ने काफी संख्या में पाठकों को अचंभित किया था, जिन्होंने मेरे कथानक और कथा तत्व की भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। इस कहानी में यथार्थ के धरातल पर प्रेम के त्रासदीपूर्ण परिणत को मैंने सफलतापूर्वक रेखांकित किया है। आप जब इसे मेरी जबान से सुनेंगे तो आप कह उठेंगे कि क्या प्रेम का इतना भयावह रूप भी हो सकता है। मित्रों, मैं इस कहानी का वाचन प्रस्तुत कर रहा हूं। इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक रोमांचक घटना की चर्चा हर जुबान पर है कि प्रोफेसर कपूर की शक्ल से एकदम मिलते जुलते चेहरे वाले एक छात्र ने दाखिला लिया है। उस छात्र की सिर्फ शक्ल ही प्रोफेसर से नहीं मिलती, बल्कि उसका डील डोल, चलने का अंदाज और यहाँ तक कि बातचीत करने का लहजा और आवाज वगैरह सभी कुछ उनसे मेल खाता है। जब प्रोफेसर भट्टाचार्य को उस हैरत अंगेज लड़के के बारे में बताया गया कि वह अभी प्रोफेसर सिन्हा के क्लासरूम में है, तो उनके कौतूहल ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। वह क्लासरूम के बाहर चहल कदमी करते हुए उस अजीबो गरीब शख्स का बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे। उस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर दीप्ति के अलावा प्रोफेसर भट्टाचार्य ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो प्रोफेसर कपूर के समकालीन थे। हालांकि वे कपूर सर से उम्र में काफी छोटे थे, अन्यथा उनके समय के सभी प्रोफेसर या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या पीरियड खत्म होने के बाद पहले सिन्हा जी क्लास से बाहर निकले। फिर उनके पीछे छात्रों का एक झुंड निकला। छात्रों की दिलचस्पी भी प्रोफेसर कपूर के उस हमशक्ल यानी अवनीत रेड्डी में बढ़ती जा रही थी। यद्यपि उन्हें क्या पता था कि कोई 25-26 साल पहले प्रोफेसर कपूर का हुलिया क्या था। बस उन्हें कानाफूसियों से यह मालूम हुआ था कि फला फला स्टूडेंट का चेहरा मोहरा किसी भूतपूर्व प्रोफेसर से मिलता जुलता है। प्रोफेसर भट्टाचार्य की दूरदृष्टि कमजोर होने के बावजूद उनको वह नया लड़का उसी तरह आसानी से नजर आ गया जैसे कौवों के बीच कोई हंस। उन्होंने उसे अपलक निहारते हुए अपना गंजा सिर इतनी तेजी से खुजलाया कि सिर पर नाखून के निशान पड़ गए और खून की लकीरें छलछलाने लगी। वे तिलमिला उठे, पर पुरानी यादों की बरसात ने उस तिलमिलाहट को जल्दी ही ठंडा कर दिया। उन्होंने रुमाल निकालकर सिर पोंछा और फिर उस पर निगाह गड़ाए हुए उसी तरह चहलकदमी करने लगे। वे बीते वर्षों में लौटते हुए सोच में पड़ गए कि जवानी के दिनों में जबकि प्रोफेसर कपूर डिपार्टमेंट में छात्र के रूप में आए थे, हूबहू इसी लड़के की तरह दिखते थे। उन्हें लगा कि वे अतीत में खड़े प्रोफेसर कपूर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्हें इस एहसास से गशी सी आने लगी कि जैसे किसी अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया कोई मुर्दा अचानक जीवित होकर हरकत करने लगा हो। वह बार बार बुदबुदाने लगे, यह तो प्रोफेसर के पुनर्जन्म की जैसी घटना है। वह भागे भागे प्रोफेसर दीप्ति के चैम्बर में दाखिल हुए और बुरी तरह हाफे रहे थे। दीप्ति, तुमने शेक्सपियर के हमशक्ल पात्रों के बारे में तो खूब पढ़ाया होगा।
आज मैं एक ऐसा ही हमशक्ल तुम्हें दिखाने आया हूं। उनकी इस अप्रत्याशित खबर से प्रोफेसर दीप्ति हड़बड़ाकर हक्का बक्का रह गई। वह दीप्ति को खींचते हुए गैलरी में पहुंचे, जहां वह अर्थात अवनीत अकेले गुमसुम सा खड़ा अगले पीरियड की शुरुआत होने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह तो इस बात से एकदम अनजान था कि आज उसकी मौजूदगी से पूरा डिपार्टमेंट हैरत के समंदर में गोते लगा रहा है। प्रोफेसर दीप्ति तो उसे देख लगभग पागल हो उठी। अरे, प्रोफेसर कपूर रिमेन्ड ऑल हिज लाइफ अनमैरिड। आई एम श्योर कि उनका हम शक्ल तो उनका बेटा ही होना चाहिए, लेकिन वह सोच में खफ्तुल हवास हो गई। वह कुछ देर तक तो उसे फटी नजरों से बदहवास देखती रही। तभी अचानक उनका सिर घूमने लगा। वह लड़खड़ाते हुए वापस चैम्बर में आकर अपनी चेयर पर बैठ गईं। उन्हें लगा कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ेंगी। उन्होंने माथे को औंधे मुंह टेबल पर टिकाते हुए कॉल बेल की बटन दबा दी। पियन के आने पर उससे पानी मांगा और कहा, वो जो नया लड़का आया है उसे फौरन मेरे पास भेजना। पियन यानी नेगी ने प्रोफेसर दीप्ति का संकेत समझ लिया कि नए स्टूडेंट तो बहुत आए हैं, लेकिन यह नया लड़का वही होगा जो किसी पूर्व प्रोफेसर का हमशक्ल होने के कारण पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक अजूबा बना हुआ है। चंद मिनट बाद नेगी अपने पीछे अवनीत को लेकर उपस्थित हुआ। प्रोफेसर दीप्ति ने नेगी को इशारे से बाहर जाने का निर्देश दिया। उन्होंने उस पर अपनी निगाहें गड़ा दी और अपने आवेश पर काबू रखते हुए पूछा, आई थिंक कि तुम इसी शहर के होगे। यस मैम। उसकी आवाज में प्रोफेसर कपूर जैसी कशिश थी। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? जी, राजीव रेड्डी। प्रोफेसर दीप्ति को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि प्रोफेसर कपूर भी इतने ही झटके से बोला करते थे। ओह, यह नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। दीप्ति ने कुछ याद करते हुए अपनी कनपटी सहलाई और चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। हाँ, मेरे डैड अखबार मैगजीनों के लिए आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहते हैं। अरे, याद आया, उनकी लिखी कुछ किताबें यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है। खैर, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाई हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ने लिखने या एग्ज़ाम के लिए कुछ नोट्स वगैरह हासिल करने में कोई दिक्कत हो तो मुझसे बेझिझक मिलना। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। अवनीत को प्रोफेसर दीप्ति द्वारा इस तरह अचानक बुलाकर अलग टप सवालों के जंजाल में डाले जाने और जान ना पहचान तू मेरा मेहमान की तर्ज पर उसे पढ़ाई में मदद देने जैसी बातों पर अचंभा हुआ। दूसरे दिन भी उसे प्रोफेसर दीप्ति द्वारा बुलाकर उससे ऐसे ही कई एक सवाल उसकी जाती जिंदगी में पूछे गए। फिर वह सोचने लगा कि शायद सभी नए छात्रों के साथ ऐसा ही होता होगा, यानी उन्हें बुलाकर इसी तरह सवाल किए जाते होंगे। लेकिन जब तीसरे दिन भी दीप्ति ने उसे बुलाकर सवालों से लाद दिया तो उससे उनका वजन बर्दाश्त नहीं हो सका। उसने भी आखिरकार अपना एक सवाल दागकर उनके सारे सवालों को एक ही झटके में ढेर कर दिया। मैडम, क्या बात है कि आप मेरी निजी जिंदगी में इतना ताक झांक कर रही हैं? कोई दूसरा प्रोफेसर तो मुझ में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाता। कुछ देर तक प्रोफेसर दीप्ति सोच में पड़ गई। फिर यकबायक दराज से प्रोफेसर कपूर की एक तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। इस फोटो को गौर से देखो, ये प्रोफेसर कपूर हैं और वे जवानी के दिनों में बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते थे। उसने भी प्रोफेसर कपूर की तस्वीर को बड़े ध्यान से देखा।
पल भर के लिए वह भी हैरत में पड़ गया। फिर उसने खुद को संयत किया। प्रोफेसर दीप्ति उसके अंदाज पर गौर फरमा रही थी कि प्रोफेसर कपूर भी किसी चीज पर इसी तरह ध्यान दिया करते थे। मैम, ऐसा कभी कभी देखने सुनने में आता है कि फला आदमी का चेहरा अमुक आदमी से मिलता है, और अगर मेरा हुलिया किसी कपूर सर से मिलता है तो इसमें मेरा क्या दोष। उसने उसी निर्विकार भाव से प्रोफेसर पर अपनी निगाह जमाए रखा जिस तरह प्रोफेसर कपूर आंखों में आंखें डालकर बातें किया करते थे और बातों के मर्म तक जाने की चेष्टा करते थे। प्रोफेसर दीप्ति बिफर उठी। अरे, तुम्हारा तो सब कुछ प्रोफेसर कपूर से इतना मिलता जुलता है कि तुम्हें तो उनका पुनर्जन्म कहा जाना चाहिए। मेरा तो कपूर सर से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। मैं ठहरा रेड्डी जबकि वो कपूर। इस सपाट जवाब के बाद अवनीत बिल्कुल संजीदा हो गया। हाँ, यू आर राइट। प्रोफेसर दीप्ति ने मेज पर से चश्मा उठाकर आंखों पर चढ़ाया और होठ चबाते हुए अवनीत का सांगो पांग जायजा लेने लगी। अवनीत असामान्य सा हो उठा। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ हाँ, पूछो। जब मैं तुमसे इतने ढेर सारे सवाल कर सकती हूँ तो तुम्हें भी अधिकार है कि। उसके शब्द मुंह में ही जब्त हो गए, जबकि दीप्ति की उत्सुकता और बढ़ गई कि अवनीत के सवाल से कोई नई बात खुलकर सामने आएगी। वह बोला, मुझे पता चला है कि आपने बगैर शादी किए अपनी जिंदगी का बेशकीमती हिस्सा यूं ही गुजार दिया है। उस पल उसकी बात सुनते ही प्रोफेसर दीप्ति को लगा कि जैसे खुद प्रोफेसर कपूर उसे झिड़क रहे हैं कि अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दीप्ति का मुंह अचरज से खुला रह गया। उनके चेहरे पर तिलमिलाहट साफ उभर आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रोफेसर कपूर से बेइंतहा प्यार करती थी और जब किन्हीं कारणों से आपका उनसे विवाह नहीं हो सका तो आपने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय कर लिया। उसने एक सांस में अपने मन की भड़ास निकाल दी। यह भी नहीं सोचा कि प्रोफेसर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तुमने कैसे सोच लिया? उन्होंने अपनी बात पर भरपूर बल देने की कोशिश की। उन्हें यह कतई यकीन नहीं हो रहा था कि बित्ते भर का लौंडा उनकी राम कहानी का लब्बो लुबाब कुछ लफ्जों में ही कह सुनाएगा। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कपूर सर के साथ अफेयर था। तभी तो आप उनके हमशक्ल को देखकर अपना संयम खोती जा रही हैं। अवनीत ने एकदम बेलगाम शब्दों में उनकी भावनाओं का खुलासा कर दिया। उन्हें लगा कि उसने जैसे बीच बाजार में उनका चीरहरण कर लिया हो और वह उनके सामने एकदम नंगी खड़ी हैं और अपने बदन को ढकने के लिए बिल्कुल निर्भय हो चुकी हैं। तुमने ऐसा कहने की जरूरत कैसे की? गुरु और शिष्य के संबंध पर कीचड़ उछालने की कोशिश, क्योंकि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। वह थर-थर कांपती हुई आपे से बाहर हुई जा रही थी। अवनीत बिल्कुल उनके बगल में खड़ा होकर मेज पर उनके आगे झुक गया। मैं अक्षरशः सच्चाई बयां कर रहा हूं, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उसने मेज पर अपना हाथ इतनी जोर से पटका कि प्रोफेसर दीप्ति एकदम चिढ़ गई। उन्हें लगा कि जैसे खुद प्रोफेसर कपूर उनके पास आकर खड़े हो गए हों। वह एक झटके से खड़ी हो गई और अवनीत की घूरती आंखों से कतराते हुए फिर बैठ गई। उनकी गतिविधियों से अपराध बोध साफ झलक रहा था। वह इस बात से गाफिल रहते हुए कि कोई उनकी बात सुन भी सकता है लगभग बुदबुदाने लगी। तुमने ऐसा कहकर
जो घाव भर चला था उसे न केवल कुरेदा है बल्कि उस पर नमक मिर्च भी छिड़क दिया है। अवनीत ने उनकी बुदबुदाहट साफ सुनी और फिर व्यंग पूर्वक अपने शब्दों को उनके कानों में खौलते तेल की तरह उड़ेल दिया। मैं आपकी साइकोलॉजी बखूबी पढ़ रहा हूँ। आप प्रोफेसर कपूर को बेइंतहा प्यार करती थी। प्रोफेसर दीप्ति यह सोचकर हैरान हो रही थी कि कल का छोकरा उनके मनोविज्ञान की बखिया बखूबी उधेड़ देगा। उनका धीरज जवाब दे रहा था। उनका झूठ मोम की तरह पिघल कर बह गया। उन्हें सच को छिपाने की कोई तरकीब नहीं सूझी। उन्हें लगा कि इतने वर्षों से उनके जहन में कुंठा का कचरा कोई उकीर उकीर कर बाहर निकाल रहा है। वह स्वयं पर से अपना बिल्कुल नियंत्रण उसके सीने से लगकर अनजाने में फपक उठी। हाँ अवनीत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर प्रोफेसर कपूर जिंदा होते तो आज वे मेरे। उन्होंने खुद को अवनीत से एक पैक अलग करते हुए उसे सामने चेयर पर बैठने का संकेत किया। फिर उन्हें लगा कि वे जैसे अपना अपराध स्वीकार कर रही हैं। कोई 2 मिनट तक खामोशी पसरी रही। प्रोफेसर दीप्ति को इस तरह भावुकतावश अवनीत के सीने से लगने का बेहद अपराध बोध हो रहा था। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने किसी ऐसी मर्यादा का उल्लंघन किया है जिसे उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आवेश की आंधी उम्र, ओहदा, रिश्ता जैसी किसी चीज का परवाह कहाँ करती है। वह सभी मर्यादाओं को धराशायी कर देती है। अवनी, आज क्या शाम को तुम मेरे क्वार्टर पर आ सकोगे? मैं आज का डिनर तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। उनकी भर्राती आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट थी जिसमें आत्मीयता और व्यग्रता साथ साथ घुली हुई थी। अवनीत को लगा कि उसने अपनी सपाट बयानी से कहीं न कहीं प्रोफेसर के दिल को ठेस पहुंचाई है। फिर उसने सोचा कि उन्हें नॉर्मल बनाने के लिए उस शाम को मिलने में क्या हर्ज है। इसलिए वह ओके मैम कहते हुए उठकर बाहर चला गया। घड़ी ने अपने छोटे हाथ 8 पर और बड़े हाथ 12 पर रखे तो प्रोफेसर दीप्ति को उतनी बेचैनी हुई जितनी उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। वह लगातार 3 घंटे से घड़ी पर टकटकी लगाए हुए थकी नहीं थी। वह हर सेकंड पर कदम बढ़ाती सुई को अपलक देखते हुए एहसास कर रही थी कि उनकी उम्र प्रौढ़ावस्था से युवावस्था और युवावस्था से किशोरावस्था की ओर पश्चिमगमन कर रही है। उन्हें अनुभव हो रहा था कि उनका दिल उसी तेजी से धड़क रहा है जिस तरह से वह कोई 26 साल पहले धड़का करता था, अपने प्रोफेसर कपूर के सामने। प्रोफेसर कपूर का चंदहला चेहरा उनके मन के आकाश में उगते ही वह चंचल हो उठी। प्रोफेसर कपूर के ख्याल से उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। प्रोफेसर कपूर के गौरांग चेहरे पर टकी नीली नीली आंखों और किसी अंग्रेज की भांति गुलाबी होठों के दोनों ओर लटकी हुई भूरी भूरी मूछों से निखरे चेहरे ने उन्हें शुष्क वर्तमान की मरुभूमि से उठाकर किसी नखलिस्तान में जा पटका, क्योंकि उनकी आंखों के सामने धुंध का अंधेरा छट गया और वह उनकी उजास स्मृति में विचरने लगी। उन्हें लगा कि उनका अतीत उनसे कतई दूर नहीं है। वह कल्पनाओं में प्रोफेसर कपूर के साथ वह सब कुछ कर लेती हैं जिसे वह कभी नहीं कर पाई। वह उनकी बाहों में जकड़ती जा रही हैं। उनकी गर्म सांसों की नमी उनके शुष्क चेहरे को नरम बना रही है। उत्तेजना के उन क्षणों में उन्होंने तेज कदमों से ड्राइंग रूम में गोल गोल टहलते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें विश्वास है कि जब तक उनकी आंखें बंद रहेंगी प्रोफेसर कपूर को वह अपने आसपास पाएंगी
और उनका अतीत गुनगुनाता हुआ सामने खड़ा हो जाएगा। उन्होंने खुद को प्रोफेसर कपूर की कक्षा में आगे बैठा हुआ पाया। प्रोफेसर साहब वही रोमांटिक लिटरेचर पढ़ा रहे हैं और जॉन कीट्स का फैनी ब्राउन के प्रति अंधे प्रेम के बारे में एक लंबा लेक्चर सुना रहे हैं। वह सुन रही है कि प्रोफेसर का गला यह बताते हुए रुक गया कि आखिरकार फैनी ब्राउन ने कीट्स के प्रेम पर अस्वीकृति का ठप्पा उसी तरह लगा दिया जिस तरह 20वीं सदी के अंग्रेजी कवि विलियम बटलर यीट्स के लंबे समय से प्रतीक्षित अथाह अगाध प्रेम प्रस्ताव पर मॉडगॉन ने इनकार की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रखी थी, जहां से यीट्स के विरह से व्यथित आह का एक टुकड़ा भी उसके बहरेपन को नहीं भेद पाया था। ड्राइंग रूम में टहलते हुए प्रोफेसर दीप्ति सोफे के हत्थे से टकराकर गिरते गिरते बची। उनके घुटनों पर हल्की सी चोट आने से वह दिवा स्वप्न से जाग उठी। वह वर्तमान के खुरदरी पथरीली जमीन पर फिर से आ गिरी, लेकिन आज कुछ ऐसा है कि अतीत की जकड़न से रिहा होना नहीं चाहती हैं। वह आज खुली आंखों से अपने अतीत में उन सभी छोटी छोटी सी बातों को अपने सामने घटित होते हुए देखना चाहती हैं, जिन्हें वह कभी धुतकार कर अपने स्मृति पटल से हटा दिया करती थी। एमए इंग्लिश में दाखिला मिलने के बाद दीप्ति का वह पहला क्लास था, जबकि क्लासरूम में घुसते वक्त वह सामने से आ रहे प्रोफेसर कपूर से टकरा गई थी। प्रोफेसर के हाथों में सीने से चिपकी 2 मोटी मोटी किताबें नीचे गिर गई थीं, जिन्हें दीप्ति ने सहमते हुए खुद उठाकर उन्हें वापस सौंपा था। उसके होठ फड़फड़ा कर ज्यादा कुछ न कर सके। आई एम सो सॉरी सर। प्रत्युत्तर में प्रोफेसर कपूर मुस्कुराकर रह गए थे। कोई बात नहीं, चलो पहला इंट्रोडक्शन तुम ही से हो गया। प्लीज योर गुड नेम। दीप्ति तब तक तेज कदमों से चलते हुए क्लास में एक खाली सीट पर बैठती हुई शर्मा सी गई थी। आई एम दीप्ति सर। उसे याद है कि प्रोफेसर कपूर के साथ इस अप्रत्याशित मुलाकात पर सारे क्लास की नज़र थी। मोना, जो बाद में दीप्ति से घुल मिल गई थी, उसने क्लास समाप्त होने के बाद बाहर निकलते हुए दीप्ति से अपना कंधा टकरा दिया था। प्रोफेसर कपूर की तुम कुछ लगती हो क्या? क्लास में तो तुम उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मोना ने सामने से आती हुई किसी सहेली को आंख मारते हुए दीप्ति पर जोर से व्यंग कसा। नहीं, तुम्हें बिल्कुल गलत फहमी हो गई है। दरअसल वह हकलाकर रह गई। लेकिन यह तुम्हारे लिए बेहद अच्छी खबर है कि प्रोफेसर कपूर इज स्टिल बैचलर। वह तेजी से आगे बढ़ गई थी। मोना के आशय को दीप्ति अच्छी तरह समझ गई थी। उस वक्त वह गुस्से से पागल हुई जा रही थी। यह तो अच्छा हुआ कि मोना तेज कदमों से चलते हुए बहुत दूर निकल गई, नहीं तो दीप्ति बेशक उसके गाल पर खुलेआम एक जोरदार तमाचा रसीद कर देती। बहरहाल उस दिन उसका मूड खराब होने के कारण वह अन्य सारे क्लास छोड़कर वापस घर चली गई थी। दूसरे दिन उसने डिपार्टमेंट में मोना के बारे में ढेर सारी जानकारियां बटोरी। उसको पता चला कि मोना पिछले साल फेल हुई थी और उससे भी पहले 3-4 वर्षों से बीए अंग्रेजी की छात्रा रह चुकी थी। दीप्ति को यह अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी कि इतने सालों से यूनिवर्सिटी में रहने के कारण उसकी न केवल प्रोफेसर कपूर से काफ़ी नज़दीकियाँ बन चुकी होंगी, अपितु वह उनके प्रति बेहद आसक्त भी हो गई होगी। इस कारण वह उन सभी लड़कियों से असामान्य रूप से पेश आती होगी जिन्हें वह प्रोफेसर कपूर के करीब पाती होगी। लिहाजा दीप्ति का दिमाग भी ठिकाने से काम नहीं कर रहा था। प्रोफेसर कपूर से क्लासरूम के बाहर टकराना और फिर मोना का उस पर
फितरा कसना उसके दिमाग में बार बार कौंध रहा था। कपूर सर का चेहरा बार बार उसके मन में चमक उठता था। क्या वह क्लासरूम में सचमुच उन्हें घूर घूर कर देख रही थी? कुछ भी हो, भले ही वे उससे दोगुनी उम्र के होंगे, वह उनके आकर्षक व्यक्तित्व की ओर खींचती चली जा रही थी। यू हैव टेकन माई वर्ड्स बाई हार्ट सो सीरियसली। दरअसल जब भी कोई लड़की प्रोफेसर कपूर को प्यार से देखती है तो मुझे उसकी आंखें फोड़ देने का जी करता है। दीप्ति को लगा कि जैसे मोना उसे चुनौती दे रही हो कि प्रोफेसर के प्रति किसी प्रकार का लगाव रखने का नतीजा बहुत बुरा होगा। वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। यह मोना की बच्ची आखिर खुद को समझती क्या है कि मैं अपने डैडी की उम्र के आदमी से उफ। लेकिन उसे मोना की हालत पर तरस आने लगा। आखिर वह किन परिस्थितियों में पड़कर एक अधेड़ से इश्क फरमाने पर आमादा है। वैसे भी पूरे डिपार्टमेंट में दोनों के बीच संबंधों को लेकर चर्चा का बाजार हमेशा गर्म रहता था, लेकिन निर्लज्ज मोना पर इसका कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। पर जैसा कि प्रायः देखने सुनने में आता है कि जिस व्यक्ति से रार तकरार होता है उसी से दोस्ती भी कायम हो जाती है, और दीप्ति एवं मोना के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों के बीच उठना बैठना, खाली पीरियड में लान में बैठकर बतरस का मजा लेना, कैंटीन जाकर साथ साथ चाय काफ़ी पीना और शाम को लाइब्रेरी का चक्कर लगाना आदि उनके रोज़मर्रा की बातें हो गई। पर दीप्ति के मन में मोना के प्रति जिज्ञासा में कोई कमी नहीं आई थी। वह सीधे सीधे तो उससे प्रोफेसर कपूर के साथ उसके संबंधों के बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकती थी। लिहाजा ज़्यादातर मोना प्रोफेसर कपूर के चैम्बर में ही घुसी रहती। पता नहीं क्यों दीप्ति भी उसका पीछा करने से बाज नहीं आ रही थी। एक दिन उसने ठान लिया कि जब मोना प्रोफेसर के चैम्बर में होगी तो वह वहां घुसकर औचक निरीक्षण करेगी। उस दिन जब मोना काफी देर बाद भी प्रोफेसर के कमरे से नहीं निकली तो दीप्ति खुद को नहीं रोक सकी। वह कपूर सर से कुछ पूछने के बहाने दरवाजे पर दस्तक दिए बिना एक झटके से कमरे में दाखिल हो गई। किंतु उसने वहां जो कुछ देखा उससे उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई, क्योंकि मोना प्रोफेसर से कोई 10 फीट दूरी पर चेयर पर बैठी ही उनसे कुछ नोट्स ले रही थी। दीप्ति का सोचना तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जैसा कि वह सोच रही थी कि मोना प्रोफेसर के आलिंगन में होगी, कुछ अंतरंग बातें हो रही होंगी, दोनों प्रेमालाप में लिप्त होंगे वगैरह वगैरह, और वह इन सब का चश्मदीद गवाह बनेगी। प्रोफेसर कपूर बड़ी तन्मयता से मोना को फाइनल परीक्षा के बारे में खासी जानकारी दे रहे थे। उन्होंने दीप्ति को अचानक सामने देख सिर्फ इतना कहा, प्लीज यू शुड हैव नॉक्ड बिफोर एंटरिंग। दीप्ति सॉरी सर कहते हुए उनके इशारे पर मोना के बगल वाली चेयर पर बैठ गई और मोना के जाने का इंतजार करने लगी। कोई 5-7 मिनट बाद प्रोफेसर ने मोना से कहा, आई थिंक यू हैव गॉट सफिशिएंट नोट्स। अब तुम जाओ और एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ। ऑल द बेस्ट। उस क्षण प्रोफेसर के साफ सुथरे शब्दों ने दीप्ति के मन में मोना के प्रति जमे शक के मैल को धो डाला। बहरहाल उसे पता नहीं क्यों मोना से जो डा होने लगी थी उसकी तीक्ष्णता अब काफी कम हो गई थी। मोना ने जाते जाते पल भर के लिए दीप्ति की आंखों में अर्थपूर्ण ढंग से झांक कर देखा कि क्यों तुम मेरा टोह ले रही हो, मेरा प्रोफेसर के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। और वह प्रोफेसर कपूर को थैंक्स कहते हुए बाहर निकल गई। मोना के जाने के बाद दीप्ति प्रोफेसर से मुखातिब हुई, सर फाइनल्स के लिए मुझे भी कुछ नोट्स वोट्स मिल जाते तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करना कि आज शाम को मेरे क्वार्टर पर आ जाना। मेरे पास कुछ पुराने नोट्स पड़े हुए हैं, वो तुम्हारे काम आ जाएंगे।
प्रोफेसर बिना किसी लाग लपेट के कुछ ऐसे बोले जैसे कि उनके पास पहले से ही यह उत्तर तैयार था। दीप्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे प्रोफेसर कपूर का ऐसा फेवर मिलेगा। दरअसल वह तो उनके चैम्बर में किसी दूसरे मतलब से गई थी, प्रोफेसर की हमदर्दी बटोरने नहीं, लेकिन सारी बातें उल्टी पड़ गई। सो वह बड़े असमंजस में थी कि वह शाम को प्रोफेसर कपूर के घर जाए या ना जाए, जबकि उन्होंने उसे बड़े निश्चयात्मक लहजे में आने का निमंत्रण दे रखा है। वह सोच रही थी कि अगर वह प्रोफेसर के यहाँ शाम को नहीं गई तो वह बड़ा बुरा मान जाएंगे और हो सकता है कि वह उनका स्नेह भाव भी खो दे। वह इतनी आसानी से किसी प्रोफेसर की कृपा पात्र बन पाई है, यह उसके कैरियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। डिपार्टमेंट में हर प्रोफेसर की चंपी मालिश में कोई न कोई स्टूडेंट लगा हुआ है। यदि इस काम में कोई छात्रा लगी हो तो उसके पीछे गर्मा गर्म स्कैंडल की कहानी भी चलती रहती है। देर तक उसके मन में अंतर्द्वंद चलता रहा था। शाम को हॉस्टल लौटकर करीब घंटे भर वह उधेड़बुन में खोई रही। कतिपय सवालों का ज्वार भाटा उसके दिमाग को झकझोरता रहा। आखिर प्रोफेसर साहब ने अपने क्वार्टर पर ही उसे क्यों बुलाया, और अगर बुलाया भी तो शाम को ही क्यों? वे कल नोट्स तो खुद अपने साथ ला सकते थे। एक लड़की को अपने घर यूं बुलाना, और वह भी जाड़े की निचाट शाम को, कहाँ तक उचित है, वगैरह वगैरह। आखिरकार नकारात्मक सवालों के मकड़ जाल को तर्कों ने कुतर डाला। उसने खुद को धिक्कारा। कितनी बेवकूफ़ हो गई हो तुम। आखिर प्रोफेसर साहब तुम्हारे पिता की उम्र के हैं। इतना ही नहीं, वे एक सुलझे हुए सोच के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। उनके बारे में अनाप शनाप सोचना बिल्कुल जायज़ नहीं है। दरअसल मोना की उनके प्रति आसक्त होने की अनुचित धारणा ने ही उसे इस तरह सोचने के लिए विवश किया है। प्रोफेसर कपूर तो मोना के प्रति भी पिता जैसा स्नेह भाव रखते हैं। अब अगर मोना का ही दिल काला हो तो उसमें उनका क्या दोष है? यूँ भी उसे उनके घर जाने में किस बात का डर या संकोच है? भले ही वे अविवाहित हैं, वे घर में अकेले तो रहते नहीं होंगे। उनके भाई बहन, भांजे भांजिया भी तो उनके साथ रहते होंगे। कोई 9 बज रहे थे और दीप्ति अभी भी किसी अदृश्य भय से सहमी हुई थी। उसने घबराहट में प्रोफेसर कपूर के दरवाजे पर एक नहीं कई दस्तक दिए। चूंकि वह जाड़े की रात थी, इसलिए उनका घर बगीचे से घिरा हुआ एकदम भाएं भाएं कर रहा था। घर की खिड़कियों से हल्की रोशनी छन कर आसपास के पेड़ों के झुरमुटों पर लहरा रही थी। घर के अंदर का इतना सन्नाटा था कि दीप्ति को लगा कि शायद प्रोफेसर साहब घर में मौजूद नहीं है। फिर उसने सोचा कि आखिर वह एक प्रोफेसर के घर के सामने खड़ी है। निसंदेह उनके घर के सभी सदस्य शांतिप्रिय होंगे और इस वक्त किसी न किसी प्रकार के पठन पाठन, अध्ययन मनन में व्यस्त होंगे। बेहद उबाऊ इंतजार के कोई 3-4 मिनट बाद रोंगटे खड़े करने वाली चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। प्रोफेसर साहब ठीक दरवाजे के सामने नजर आए। चूंकि बिजली की रोशनी उनके पीछे पड़ रही थी और गेट पर कोई बल्ब नहीं जल रहा था, इसलिए बरमुडा और टी शर्ट पहने हुई एक आकृति ही उसे दिखाई दे रही थी। पर डील डॉल से वह आकृति बिला शक प्रोफेसर कपूर साहब की थी। पल भर के लिए उसके बदन में झुरझुरी सी हुई कि तभी प्रोफेसर ने टिप से बिजली की स्विच दबाकर प्रवेश द्वार पर हरी रोशनी बिखेर दी। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू, व्हाई वर यू सो डिलेड? उन्होंने एक रोबोट की भांति उसे अंदर आने का इशारा किया।
दीप्ति अवाक रह गई कि प्रोफेसर इतनी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए खुद को सहज बनाने की कोशिश की। कोई 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा गैलरी नुमा रास्ता तय करते हुए वह उनके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे हैरत हुआ कि प्रोफेसर का घर इतना सजा संवरा है कि कोई यह नहीं कह सकता कि वे शादीशुदा नहीं हैं और उनके घर में कोई औरत नहीं रहती। निसंदेह उनकी रिश्तेदारी में कोई बुजुर्ग महिला उनकी देखरेख में लगी रहती होगी, अन्यथा उनके साथ उनकी छोटी बहन या भतीजी तो उनकी और उनके परिवार की देखभाल के लिए रहती ही होगी। चलो इसी बहाने उसकी कुछ नई दोस्त भी बन जाएंगी। वैसे भी प्रोफेसर साहब की इतनी अच्छी तनख्वाह है कि वे कोई आया या मेहरी घर की रखवाली और व्यवस्था के लिए रख ही सकते हैं। लेकिन घर के अंदर घुप सन्नाटा भांप कर दीप्ति के रोए भय से खड़े हो गए। वह जब तक ड्राइंग रूम में खड़े होकर पूरे घर का जायजा ले रही थी कि वह सहम गई, क्योंकि प्रोफेसर वहीं खड़े खड़े उसे बड़े गौर से देख रहे थे। जब उसने उन पर निगाह डाली तो उनके उजले चेहरे पर भूरी भूरी मूछों के नीचे बेहद गुलाबी होठ मुस्कुराने के अंदाज में कानों तक खिंच गए। दीप्ति पल भर के लिए जैसे सम्मोहिनी पाश में बिंध गई। उन्होंने अपना अनुरोध जताया, बैठ जाओ ना दीप्ति। जिस अपनत्व भाव से उन्होंने उससे बैठने का आग्रह किया था वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह किसी आशंका से कांप रही थी। सर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे वो नोट्स दे दीजिए। उसने बेझिझक अपने आने का उद्देश्य प्रकट कर दिया। प्रोफेसर की जबान फिसलती सी लगी। अरे, याद ही नहीं रहा, वो नोट्स तो मैंने मोना को दे रखे हैं। कल क्लास में उससे सारे नोट्स वापस लेकर तुम्हें दे दूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम मेरे नोट्स पढ़कर यूनिवर्सिटी टॉप करोगी। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कैलिबर की स्टूडेंट हो। तुम्हारे सामने तो मोना ज़ीरो है। दीप्ति को लगा जैसे कि प्रोफेसर उससे कोई बहाना बना रहे हैं, लिहाजा उसे बीच में मोना का जिक्र बिल्कुल बेस्वाद सा लगा। फिर उसे मोना से ईर्ष्या होने लगी कि कुछ भी हो, कपूर सर की पहली प्राथमिकता तो मोना ही होगी। मोना के सामने उसकी क्या बिसात। वह सोफे के किनारे हत्थे पर अपना हाथ टिकाते हुए बैठ गई। वह सोच रही थी कि अभी प्रोफेसर आवाज देकर घर के अंदर से किसी को बुलाएंगे और कहेंगे कि देखो, मेरी एक स्टूडेंट आई है, इसे पानी पिलाओ, इसके लिए चाय बनाओ। पर ऐसा नहीं हुआ। वे स्वयं अंदर गए। उसी समय बर्तनों की खनखनाहट से दीप्ति को थोड़ा ढांढस मिला कि यह खनखनाहट साबित करती है कि घर में कोई महिला मौजूद है। इस दौरान उसने ड्राइंग रूम की दीवारों पर लगी तस्वीरों को बारी बारी से देखा। सभी तस्वीरों में पतझड़ या मरुस्थल के दृश्य थे और हर एक में कहीं न कहीं या तो किसी सूखे पेड़ के नीचे या सूखे झरने के बीच अथवा किसी खुरदुरे चट्टान पर नितांत अकेली कमनीय युवती नजर आ रही थी। उनका निहिताशय दीप्ति के मर्मस्थल को छू गया। उसने स्वयं से सवाल किया, जब कपूर सर को औरत की इतनी चाह थी तो उन्होंने। फिर उसकी निगाह एक्वेरियम में कुलांचे मारती एक अदद मछली पर पड़ी। बेशक उक्त मछली या तो अकेली होने या कैदखाने से मुक्ति पाने के लिए बेहद बेचैन लग रही थी। उसे लगा कि इन सारी चीज़ों के पीछे प्रोफेसर साहब का कोई विशेष इरादा है।
उसकी तंद्रा टूट गई, क्योंकि तब तक प्रोफेसर गिलास भर पानी उसके आगे रखते हुए मुस्कुराते नजर आ रहे थे। सर, इतनी तकलीफ क्यों की? संकोच दीप्ति के जुबान को नहीं रोक सका। तुम इस समय मेरी बुलाई हुई मेहमान हो। हाँ, मेहमान हो। प्रोफेसर ने एक युवक की भांति अपने कंधे उचकाए। दीप्ति को लगा कि वे कुछ कहना चाह रहे हैं। उनकी शख्सियत यह साबित कर रही थी कि इस उम्र में भी उनके भीतर एक युवक जिंदा है, जो वास्तव में 20-25 साल के लड़के में मौजूद रहता है। पल भर के लिए वह उन्हें देखते हुए चाहकर भी अपनी नजरें न हटा सकी। प्रोफेसर सोफे के दूसरे छोर पर बैठ गए। दीप्ति को एहसास हुआ कि जैसे प्रोफेसर ने उसे छूकर संज्ञा शून्य बना दिया हो। उसे लगा कि प्रोफेसर जो कुछ कहना चाह रहे हैं वह उनकी जुबान से नहीं फूट पा रही है। बेशक वह बात करने के मूड में थे, लेकिन दीप्ति तो चाहती थी कि कब प्रोफेसर उसे जाने की इजाजत दें और कब वह वहां से भाग खड़ी हो। उसने भरपूर नजर से कुलाचे मारती मछली को देखा, फिर दीवार घड़ी पर निगाह डाली कि अभी उसे आए हुए 10 मिनट से ज्यादा नहीं हुए, जबकि उसे यह समय कई घंटों के बराबर लग रहा था। वह असमंजस की लहरों में डूबती उतरा रही थी। वह संशंकित थी कि अभी प्रोफेसर उसके बगल में आकर बैठ जाएंगे पर वह तो सोफे के उस छोर पर बैठे पता नहीं किस मनः स्थिति में पड़े हुए थे। आखिर वह वहां से उठकर कहीं और। उसे खामोशी सामने सांप की तरह रेंगती हुई आतंकित कर रही थी। अचानक वह उठ खड़ी हुई। सर, मैं जा रही हूं। कल डिपार्टमेंट में आपसे मिल लूंगी। अरे, चाय बना रहा हूं, पी कर जाना। उसके जाने के अचानक फैसले से वह अचकचाकर रह गए। लेकिन दीप्ति तो उस निचाट बेला में एक ऐसे पुरुष से पिंड छुड़ाने के जद्दोजहद में लगभग भागती हुई सी बाहर की ओर लपकी, जिसके ड्राइंग रूम में अकेली भटकती युवतियों की तस्वीरें लगी हुई हैं और जिसके एक्वेरियम में एक अदद मछली है जो बेहद बेचैन है। नो सर, किसी और दिन, आज नहीं। उसने नकारात्मक की एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी। इसके पहले कि प्रोफेसर क्यों का सवालिया निशान लगाते, वह गैलरी पार कर बगीचे की झुरमुटों के बीच से तेजी से गुजरते हुए मुख्य मार्ग पर आ गई। वह सहमी सी थी कि कहीं उसके आगे कूद कर ना आ जाए और यह न कहने लगे कि चाय पिए बगैर तुम्हें यहां से टस से मस नहीं होने दूंगा। तभी उसे अंदेशा हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने कौतूहलवश पीछे मुड़कर देखा कि उसके साथ साथ झुरमुटों से निकलकर कोई लड़की उसकी विपरीत दिशा में जा रही है। बेशक उसका डील डॉल उसे कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह अपने दिमाग पर जोर देती रही कि आखिर वह लड़की हो कौन सकती है। अगले दिन डिपार्टमेंट में दीप्ति के साथ जो कुछ हुआ उसका उसे पूर्वानुमान नहीं था। भट्टाचार्य सर का क्लास अटेंड करने के बाद दीप्ति के कदम अपने आप ही प्रोफेसर कपूर के चैम्बर की ओर बढ़ने लगे। निसंदेह उसे पिछली रात को प्रोफेसर की क्वार्टर से बिल्कुल अफरा तफरी में निकलने पर पछतावा हो रहा था, जिसके लिए वह उनसे सॉरी कहना चाह रही थी। किंतु उनके चैम्बर के पास पहुंचकर उसके पांव ठिठक गए। उसे बाहर से ही प्रोफेसर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नो नो, आई कांट डू व्हाट यू वांट, आई कांट एक्सेप्ट यू। तभी चैम्बर में से एक झटके से मोना बाहर निकली। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था।
निसंदेह प्रोफेसर और उसके बीच कुछ अप्रत्याशित कहासुनी हुई थी। जब उसने दीप्ति को बाहर खड़ा देखा तो वह बेकाबू हो गई। इसके पहले कि दीप्ति संभलती, उसने दोनों हाथों से उसका कंधा पकड़कर प्रोफेसर के चैम्बर में जोर से धकेल दिया। इस बीच अगर प्रोफेसर कपूर सामने ना आ जाते तो वह सामने टेबल से टकरा जाती, लेकिन प्रोफेसर ने बड़ी फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थामते हुए उसे जख्मी होने से बचा लिया। प्रोफेसर कपूर दीप्ति को आहिस्ता आहिस्ता उठाकर बाजू वाली कुर्सी पर बैठाते हुए सफाई देने लगे। बस यह जो मोना है ना, बड़ी जिद्दी लड़की है। मैंने उससे सिर्फ नोट्स वापस मांगे थे, लेकिन वह एकदम से नाराज हो गई। भला एक प्रोफेसर से किसी स्टूडेंट का इस तरह बिहेव करना अच्छा लगता है क्या? दीप्ति को तो यह सब कुछ इतना अजीबोगरीब लग रहा था कि उससे कुछ कहते नहीं बना। वह मोना के इस अप्रत्याशित दुर्व्यवहार से बेतहाशा कांप रही थी और सोच रही थी कि मोना उससे इस तरह पेश क्यों आई। उसने मन ही मन कहा, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसे इस नतीजे पर पहुंचने पर ज्यादा माथापिच्ची नहीं करनी पड़ी कि प्रोफेसर और मोना के बीच क्या चल रहा है। बहरहाल उसे यह सोचकर कोफ्त होने लगा कि वह बिना वजह मोना की ईर्ष्या की शिकार होती जा रही है। उसे बार बार यह पछतावा हो रहा था कि उसने नाहक दोनों के बीच आने की जरूरत की। उस वक्त वह अपराध बोध से भी ग्रस्त थी कि कहीं प्रोफेसर यह न समझ बैठे कि वह जानबूझकर मोना का स्थान लेना चाह रही है। उसने स्वयं को संयत किया। सर, मैं तो यहाँ कल रात की आपकी चाय न पीने के लिए सिर्फ सॉरी कहने आई थी। जब वह उठकर चलने को हुई तो प्रोफेसर कपूर के शब्दों ने उसके कदमों को थाम लिया। अरे कोई बात नहीं, कल की बकाया चाय आज काफी से चुकता कर देते हैं। उसके बाद जब उन्होंने कॉल बेल बजाकर पियन को बुलाया और उसे 2 कप कॉफी लाने का निर्देश दिया तो दीप्ति को कुर्सी पर बैठते हुए बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि प्रोफेसर साहब को अपनी स्टूडेंट द्वारा अपना अपमान किए जाने का उतना मलाल नहीं है जितना होना चाहिए था। उस दिन के बाद मोना कई दिनों तक डिपार्टमेंट नहीं आई। दीप्ति सोच रही थी कि मोना और प्रोफेसर के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है उसकी जिम्मेदार वह खुद है। पर इस दरमियान प्रोफेसर कपूर रोज दीप्ति को अपने चैम्बर में बुलाकर उसे फाइनल परीक्षा के बारे में टिप्स देने से बाज नहीं आ रहे थे। इसके समानांतर डिपार्टमेंट में यह अफवाह भी जोर पकड़ता जा रहा था कि दीप्ति ने मोना का स्थान ले लिया है। एक शाम डिपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए दीप्ति को मोना अपने हाथ में एक बैग लिए हुए बड़ी बेचैन सी दिखी। यद्यपि दोनों की नजरें पल भर के लिए टकराई थी, फिर भी वह मोना को नजरअंदाज करते हुए उल्टी दिशा में बढ़ ही रही थी कि वह एकदम से उसके सामने आ धमकी। ये लो, इसमें प्रोफेसर कपूर के वे नोट्स हैं जिन्हें उन्होंने मुझे दिए थे। इन्हें खूब तसल्ली से पढ़ना और यूनिवर्सिटी टॉप करना। लेकिन दीप्ति के यह कहने से पहले ही कि बेहतर होगा कि वह इन नोट्स को प्रोफेसर के हवाले ही करे, वह बैग उसके हाथ में जबरन थमाते हुए तेज कदमों से वापस लौट गई, जबकि दीप्ति चिल्लाती रह गई, सिर्फ 1 मिनट को रुकना, बस 1 मिनट को, मुझे तुमसे कुछ बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। इस बैग को तुम प्रोफेसर के ही सुपुर्द कर देना। दीप्ति की जुबान से और लफ्ज़ नहीं फूट पाए। वह ठगी सी रह गई। वह वापस कपूर सर के चैम्बर तक गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर कपूर घर जा चुके थे। उसने माथा पकड़ लिया। प्रोफेसर की इजाज़त के बगैर मैं बैग को हॉस्टल तक ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं?
पर हॉस्टल लौटकर वह नोट्स देखने की बेताबी पर काबू नहीं रख सकी। उसने नहीं, उसके कौतूहल ने बैग को खोला तो उसमें बेहद मोटी एक सजिल्द नोटबुक मिली। जब उसने नोटबुक के पन्ने उलटने शुरू किए तो उसके तो होश ही फाख्ता हो गए। वह वास्तव में कोई नोटबुक नहीं, बल्कि मोना द्वारा प्रोफेसर कपूर को लिखे गए सैकड़ों प्रेम पत्रों की फोटो कापियों का पुलिंदा था। दीप्ति सोच में पड़ गई कि उसे प्रेम पत्रों का पुलिंदा सौंपने के पीछे मोना का इरादा क्या है। वह देर रात तक बारी बारी से उन पत्रों को पढ़ती रही और अंततोगत्वा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मोना प्रोफेसर के प्रति एक तरफा प्रेम में दीवानगी की सारी सरहदें लांघ चुकी है। तभी दीप्ति के हाथ एक ऐसा पत्र भी लगा जिसमें वह प्रोफेसर के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने में फतह हासिल कर बेहद इतरा रही थी। लेकिन उस पुलिंदा का आखिरी पत्र पढ़कर दीप्ति को तो जैसे सांप सूंघ गया, जैसे उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। हाँ, वह आखिरी पत्र पिछले हफ्ते प्रोफेसर द्वारा मोना के नाम लिखे एकमात्र पत्र की मूल प्रति थी, जिसमें उन्होंने मोना को साफ साफ बता दिया था कि वे उसे सपने में भी चाहने की गलती नहीं कर सकते। लेकिन अब उनकी अपनी बरसों की तलाश खत्म हो चुकी है। उन्हें जिस प्रेम की चाह थी वह उन्हें दीप्ति में मिल चुकी है और वे उसे पाने के लिए जिंदगी तक दांव पर लगाने में नहीं हिचकेंगे। उस रात दीप्ति की आंखों से नींद नदारद थी। वह बेहद कश्मकश में थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। वह इस आशंका से सहमी हुई थी कि एक दो दिन में ही प्रोफेसर कपूर उससे विवाह का प्रस्ताव भी कर देंगे। तब वह क्या करेगी? जी में तो आ रहा था कि वह अपनी पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़कर वापस घर चली जाए। निश्चित तौर पर उसकी कैरियर दांव पर लगी हुई थी, लेकिन मोना के लिए उसके मन में हमदर्दी भी पैदा हो रही थी, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में अब उसकी जिम्मेदारी यह बन रही थी कि वह किसी न किसी तरह मोना के प्रति प्रोफेसर कपूर के सख्त रवैये में बदलाव लाकर उनका उससे मिलाप करा दे। इसलिए उसने निश्चय किया कि कल वह डिपार्टमेंट न जाकर सीधे मोना के घर जाएगी और उसकी गलतफहमी को दूर कर कल शाम को ही उसकी मुलाकात प्रोफेसर से उनके क्वार्टर पर करवाएगी। सुबह हॉस्टल से निकलते ही आंधी झंझावात के साथ पहले तो ओले पड़े, फिर तेज बरसात शुरू हुई। किंतु दीप्ति इन सब की परवाह किए बिना बारिश में भीगते हुए मुश्किल से एक ऑटो रिक्शा पकड़कर मोना के घर की ओर निकल पड़ी। पर वहां पहुंचकर उसे घोर निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि मोना के घर पर ताला पड़ा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि उसने जाते समय किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है और कब तक वापस आएगी, जबकि वह यूनिवर्सिटी भी जाया करती थी तो उनसे मिलकर ही बताकर ही। घर में वह अकेली रहा करती थी, क्योंकि कोई 5 साल पहले उसके मम्मी डैडी की एक भीषण कार दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। कोई हफ्ते भर दीप्ति ने अपना सारा समय मोना के तलाश में ही गुजार दिए। उसने डिपार्टमेंट के चक्कर भी इस फिराक में लगाए कि शायद मोना से उसकी मुलाकात हो ही जाए। पर उसे ऑफिस से यह जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि मोना ने हमेशा के लिए डिपार्टमेंट छोड़ दिया है। इस दौरान दीप्ति प्रोफेसर कपूर से लगातार कतराती रही और उनकी जानबूझकर कक्षा से गैरहाजिर रहती रही, जबकि उसे सिर पर मंडराते फाइनल एग्जाम की तैयारी की चिंता भी खाई जा रही थी। आखिरकार उसने एक तरकीब सोची कि क्यों न वह मेडिकल लीव लेकर हॉस्टल में ही फाइनल की तैयारी में जुट जाए।
उसे छुट्टी लिए हुए कोई 4-5 दिन ही बीते थे कि सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक ने उसका सुकून छीन लिया। उसने दरवाजा खोलते ही अपने सामने प्रोफेसर कपूर को खड़ा पाया। वह विस्मय से उन्हें देखते हुए अवाक रह गई, क्योंकि उसे यह कतई यकीन नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर कपूर यहाँ तक आ जाएंगे। उसे उनकी हुलिया देखकर भी बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी, बदन पर सिर्फ कुर्ता पाजामा था और पैरों में हवाई चप्पल। वे देखने से एकदम बीमार से लग रहे थे। प्रोफेसर कपूर ने ठंडी खामोशी को तोड़ते हुए बड़ी निरीह आवाज में आग्रह किया, दीप्ति, क्या मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? दीप्ति ने रास्ता दिया तो वह सीधे आकर कुर्सी पर बैठ गए। दीप्ति गुमसुम खड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही थी। प्रोफेसर ने कहा, मुझे कल मोना की एक चिट्ठी मिली थी। वह इस समय कहाँ है मुझे यह तो नहीं पता है, पर उसने उस रहस्य का तुमसे खुलासा कर ही दिया जो मेरे मन में काफी समय से दफन था और जिसे बताने में मुझे इतने साल लग जाते कि मैं पूरी तरह विवाह के नाकाबिल हो जाता। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अगर तुम मुझे कबूल कर सको तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। वह सिर झुकाकर भावुक से हो गए। दीप्ति उनके इस अप्रत्याशित अनुरोध को सुनकर घड़ों पानी से नहा गई। उसे लगा कि उसके होठ क्विक फिक्स से चिपका दिए गए हैं और वह लाख कोशिश करके भी कुछ भी नहीं कह पाएगी। बाहर से आती हुई कपकपाने वाली ठंडी बयार में भी वह पसीने से नहाई जा रही है। हाँ या नहीं, कुछ भी तो कहो, प्रोफेसर की आवाज भर्रा उठी। दीप्ति बड़ी मुश्किल से चिपके होठों को अलग कर पाई। सर, मैं कई दिनों से सिर्फ मोना के बारे में ही सोच सोचकर पागल हुई जा रही हूं। भला उसका हक मैं कैसे मारूं? मुझे भी मोना के अंधे प्यार के बारे में सोचकर बड़ा अफसोस हो रहा है। काश वह। प्रोफेसर के लफ्ज उनके मुंह में ही दुबक कर रह गए। सर, काश क्या मोना ने सुसाइड? दीप्ति लगभग चीख उठी। नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की। मुझे पता चला है कि उसने अपने किसी पत्रकार दोस्त से कोर्ट मैरिज कर ली है। उसने यह सब बड़े फ्रस्ट्रेशन में किया है। प्रोफेसर की आवाज डूबती सी लगी। उफ, यह अच्छा नहीं हुआ। वह तो आपसे बेइंतहा। दीप्ति ने अपने दाएं हाथ से अपनी दोनों आंखें ढककर सिसकने लगी। हाँ, मुझे अब जाकर एहसास हुआ कि वह मुझसे कितना। खैर। चुप्पी ने फिर संवादहीनता की मोटी चादर बिछा दी। दीप्ति दीवान पर औंधे मुंह घुटनों के बीच सिर छिपाकर बैठ गई। प्रोफेसर ने चुप्पी पर फिर लफ्जों का प्रहार किया। मैं तुम्हें लेकर बहुत संजीदा हो गया हूं। आई फील शाई टू से कि यह फ्लर्टेशन नहीं बल्कि कटु सच है कि मैं उम्र की इस दहलीज पर बिल्कुल इन्फेचुएटेड हो गया हूं। उनके शब्द सुनकर दीप्ति की सिसकियां लगभग रुलाहट में तब्दील हो चुकी थी। कुछ देर तक वह औंधे मुंह बैठी रही। जब तक वह सिर उठाती प्रोफेसर कपूर वापस जा चुके थे। वह बाहर तक झांक आई, पर प्रोफेसर ओझल हो चुके थे। अगले दिन फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जब दीप्ति ने देर से डिपार्टमेंट में कदम रखा तो वहां छाए सन्नाटे ने उसे किसी अनिष्ट का संकेत दिया। किसी खास वजह से डिपार्टमेंट में कोई नजर नहीं आ रहा था। सारे क्लासरूम भाएं भाएं कर रहे थे।
खड़ी दोपहरी में ही आधी रात की डरावनी खामोशी फैली हुई थी। स्टूडेंट्स का कहीं अता पता नहीं था। दीप्ति झट हेड साहब के चैम्बर में गई और बेतकल्लुफ बोल उठी, आज किस वजह से डिपार्टमेंट में चिड़िया तक पंख नहीं मार रही है। उस वक्त हेड साहब की नाक पर मक्खी तक बैठने का दुस्साहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि दीप्ति को देख पता नहीं क्यों वे दांत भींच रहे थे। उन्होंने इशारे से कहा, गेट आउट। दीप्ति से रहा नहीं गया। पहले वह प्रोफेसर कपूर के चैम्बर में जाना चाह रही थी, लेकिन वह सीधे हेड क्लर्क के कमरे में गई और पूछ बैठी, गुप्ता जी, आज कोई खास वाकया हुआ है क्या? प्रोफेसर कपूर नहीं रहे। हेड क्लर्क ने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी। क्या? दीप्ति इतनी तेज चीखी कि उसकी गूंज से खिड़की के बाहर मुडेर पर बैठे सारे कौवे उड़ गए। हाँ, वह अपने ड्राइंग रूम में कुर्सी पर लुढ़के हुए थे, जबकि उनका सिर मेज पर टिका हुआ था और सिर के नीचे एक कागज दबा हुआ मिला, जिस पर उनकी हैंडराइटिंग में तुम्हारा नाम दीप्ति भटनागर लिखा हुआ था। तो दीप्ति का मुंह ताज्जुब से खुला रह गया। अब पुलिस यह तफ्तीश कर रही है कि उनकी मौत से तुम्हारा क्या सरोकार है। अभी उनकी बॉडी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है, तभी उनकी मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी। हेड क्लर्क ने उसे पुलिसियाना अंदाज में बड़े संदेह से घूर कर देखा। दीप्ति को लगा कि उसके शरीर का सारा खून जम गया है। वह डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठकर तब तक प्रोफेसर कपूर की याद में सिर खपाती रही, जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ गई। शाम को वाइस चांसलर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई। प्रोफेसर कपूर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। चूंकि प्रोफेसर के साथ दीप्ति का नाम जुड़ गया था, इसलिए उसे पुलिस के सामने पेश किया गया। उसने मोना के प्रेम पत्रों का पुलिंदा पेश करते हुए अपना इकबालिया बयान दिया कि मोना के एक तरफा प्यार ने उन्हें बड़े तनाव में डाल रखा था, क्योंकि वे उसे नहीं चाहते थे। वे वास्तव में मुझसे शादी करना चाहते थे, जबकि मैं अपने घर वालों की इजाज़त के बिना अपने पिता की उम्र के व्यक्ति से कैसे विवाह को राजी हो सकती थी। उस घटना के बाद कोई दूसरी छात्रा होती तो वह यूनिवर्सिटी छोड़ देती, लेकिन लांछित दीप्ति ने अफवाहों के साए में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने एमए करने के बाद वहीं से डॉक्टरेट किया और प्रोफेसर के रूप में चयनित होकर अध्यापन करने लगी। लेकिन उसने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प कभी नहीं तोड़ा। दरवाजे पर तेज दस्तक ने प्रोफेसर दीप्ति को यादों की गली विधियों से निकालकर चौरस वर्तमान की जमीन पर लापटका। उन्होंने घुटने सहलाते हुए सिटकिनी खोली और सामने अवनीत को देखकर अपना होश खो बैठी। जिन यादों का खुमार अभी भी चढ़ा हुआ था, उनके उन्माद ने उसे गाफिल सा बना दिया। आइए प्रोफेसर कपूर, कितने बरसों से मैं आपकी राह देखते देखते थक गई हूँ। इतना लंबा इंतज़ार कराकर आपको क्या मिला? मैं तो उसी दिन से आपसे बेइंतहा प्यार करने लगी थी जिस दिन आपसे मैं क्लासरूम के बाहर टकराई थी। उस क्षण आपके स्पर्श से मुझ में जो सिहरन पैदा हुई थी, वह आज भी मुझे लगातार रोमांचित कर रही है। आपने सोचा होगा कि आपकी गैर हाजिरी में मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी, लेकिन आपके बगैर तो आज तक मैं जिंदा लाश बनी आवारों की तरह भटक रही हूँ। अब आपकी बाहों में आकर मैं फिर से जी उठूँगी। हाँ, अब मुझे खुद से दूर रखने की चूक कभी मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी।
अवनीत प्रोफेसर दीप्ति के बावलेपन में बोले गए अलप टप शब्दों से बिल्कुल विचलित हुआ जा रहा था। उसकी समझ में आ गया कि प्रोफेसर कपूर को याद कर वह स्वयं पर से अपना नियंत्रण खो चुकी हैं और उसमें उन्हें प्रोफेसर कपूर ही नजर आ रहे हैं। इसके पहले कि वो प्रोफेसर दीप्ति को उस उन्माद के बहके घोड़े से उतारकर शुष्क वर्तमान की जमीन पर खड़ा करने के लिए उन्हें झकझोरता और एहसास दिलाता कि वह प्रोफेसर कपूर नहीं बल्कि कुदरत का एक करिश्मा है, यानी उनका हमशक्ल अवनीत रेड्डी है। वे उससे लिपटकर उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर बेतहाशा चूमने लगी। आई लव यू टू मच, रियली अनफैथमेबली मिस्टर कपूर। अवनीत को आश्चर्य हो रहा था कि उसके लाख कोशिश करने के बावजूद वह प्रोफेसर दीप्ति से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा है। बेबस होकर उसने पीछे दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ की ओर लाचारी से देखा, जिन्हें वह प्रोफेसर दीप्ति के बारे में सारी बातें सिलसिलेवार और ब्यौरेवार बताकर अपने साथ ले आया था। बल्कि उसकी माँ ही प्रोफेसर दीप्ति में दिलचस्पी लेते हुए अवनीत के साथ आने को तैयार हो गई थी। अवनीत की माँ अपना पल्लू कमर में कसते हुए प्रोफेसर दीप्ति की ओर बड़ी चपलता से झपटी और एक झन्नाटेदार तमाचा उनके गाल पर जड़ दिया। प्रोफेसर दीप्ति ने उस अप्रत्याशित तमाचे से तिलमिलाकर अवनीत को अपनी जकड़ से रिहा तो कर दिया, लेकिन वे अवनीत की मां को देखते ही चीख उठी। अरे मोना, तुम और यहाँ, और वह भी इतने मुद्दत बाद। प्रोफेसर दीप्ति बेशक स्वर्गीय कपूर की यादों के उन्माद से आजाद होकर पूरी तरह होश में आ चुकी थी। हाँ, मैं मोना हूं दीप्ति, तुम मेरी गुनहगार हो जिसने मेरे प्रेमी को मुझसे छीन लिया था और जिन्होंने मेरे गम में खुदकुशी कर ली थी। अवनीत की माँ इतनी जोर से बोली कि उसकी गर्दन की सारी नसें ही तन गई। और यह कौन है? प्रोफेसर दीप्ति ने गाल पर उभर आए अंगुलियों के निशान को सहलाते हुए अवनीत की ओर इशारा किया। यह मेरा बेटा अवनीत है, प्रोफेसर कपूर नहीं है। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि तुम अपने बेटे की उम्र के बराबर लड़के से इश्क फरमाने की गुस्ताखी कर रही हो। मोना की आंखें नफरत का दहकता लावा उगल रही थी। पर इसके प्रोफेसर के हमशक्ल होने का राज क्या है? प्रोफेसर दीप्ति के इस सवाल ने मोना के मन में अपराध बोध का बवंडर चला दिया। अवनीत सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा और राजीव रेड्डी का बेटा है। तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी आवाज में सीलन सी आ गई। मेरे कहने का मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो। अवनीत का पिता कौन है इसका सबूत तुम्हारा पत्र है, जिसमें तुमने खुद कबूला है कि तुमने प्रोफेसर कपूर से संबंध बनाया था। वैसे तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे और प्रोफेसर कपूर के बीच कभी नहीं आना चाहती थी। यकीन मानो, जिस दिन तुम अपने प्रेम पत्रों का पुलिंदा सौंप कर गई थी, उस दिन से मैं लगातार कई दिनों तक तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढती फिरी। जब तुम नहीं मिली तो मैं डिपार्टमेंट से तौबा कर हॉस्टल में ही फाइनल्स की तैयारी में जुट गई। लेकिन एक दिन कपूर सर ने खुद मेरे कमरे पर आकर मुझसे विवाह का प्रस्ताव कर दिया। सच, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उस समय उनकी दशा इतनी दयनीय थी कि मुझे उन पर बहुत तरस भी आ रहा था। उस समय तो मैं असमंजस में उनसे कुछ भी नहीं कह सकी, लेकिन मैंने उस रात बड़े मानसिक अंतर्द्वंद के बाद यह तय किया कि अगले दिन डिपार्टमेंट जाकर मैं उनके प्रस्ताव पर रजामंदी दे दूंगी। लेकिन अगले दिन तो गजब हो गया। प्रोफेसर की घिघी बंध गई और सोफे पर औंधे मुंह लुढ़क कर एक बच्चे की तरह बिलखने लगी।
लेकिन उनकी आप बीती सुनने के बाद भी मोना का दिल नहीं पिघला। वह इन सारी बातों का मूक श्रोता बने अवनीत का हाथ पकड़ जबरन उसे खींचते हुए बाहर निकल गई। दूसरे दिन डिपार्टमेंट में कोई 26 वर्षों बाद फिर एक सनसनीखेज घटना ने पूरे शहर को चौंका दिया। उस दिन अवनीत को डिपार्टमेंट पहुंचने में कुछ देर हो गई थी। जब वह डिपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रोफेसर दीप्ति के चैम्बर की ओर बढ़ रहा था तो उसे लगा कि वहां कोने कोने में मुर्दनी छाई हुई है। जब उसे उनका चैम्बर खाली मिला तो उसने दौड़कर हर क्लास में झांक कर देखा। कहीं एक भी स्टूडेंट नजर नहीं आ रहा था। वह तुरंत हेड साहब के चैम्बर में दाखिल हुआ। सर, आज क्या बात है कि डिपार्टमेंट में चिड़िया भी पंख नहीं मार रही है? उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। गेट आउट यू स्काउंड्रेल! हेड साहब ने जिस तल्ख लहजे में उसे झिड़का उसका मतलब उसे कतई समझ में नहीं आया। वह भागकर सीधे हेड क्लर्क के कमरे में पहुंचा और आनन फानन में पूछ बैठा, गुप्ता जी, आज किसी खास वजह से डिपार्टमेंट बंद है क्या? हेड क्लर्क ने उसे शक की निगाह से देखते हुए एक खुफिया के अंदाज में सवालिया जवाब दाग दिया। सब कुछ जानकर भी तुम अनजान बन रहे हो। प्रोफेसर दीप्ति की मौत हो गई है। वे अपने ड्राइंग रूम में कुर्सी पर लुढ़की हुई थीं, जबकि उनका सिर मेज पर टिका हुआ था और मुंह से खून बह रहा था। हाँ, उनके सिर के नीचे एक कागज दबा हुआ मिला जिस पर उनकी हैंड राइटिंग में तुम्हारा नाम अवनीत रेड्डी लिखा हुआ था, जो यह साबित करता है कि तुम ही उनके मर्डरर हो। अवनीत को हेड क्लर्क के शब्दों ने बर्फ बना दिया। वह कुछ देर तक बुत बना खड़ा रहा। उसे दुख कम आश्चर्य ज्यादा हो रहा था। तभी पीछे से आए पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी गर्दन दबोच ली। शक की सुई अवनीत पर जा रही थी कि उसने ही प्रोफेसर दीप्ति का। उस शाम जब तक अवनीत पुलिस की हिरासत में रहा, उसकी आंखें रोते रोते सूजकर लाल हो गई थी। वह लगातार बड़बड़ाता जा रहा था। भले ही प्रोफेसर दीप्ति मुझसे दुगनी उम्र की थी, अगर वह जिंदा होती तो मैं प्रोफेसर कपूर की अनुपस्थिति का एहसास कभी उन्हें नहीं होने देता। मैं वह सब कुछ करता जो एक पुरुष अपनी पत्नी के लिए करता है। देर रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अवनीत पुलिस हिरासत से रिहा हुआ। रिपोर्ट में यह साफ साफ बताया गया था कि प्रोफेसर दीप्ति की मौत हृदय गति रुक जाने के कारण हुई थी। अवनीत सारी रात प्रोफेसर दीप्ति की लाश के सिरहाने गुमसुम बैठा रहा। अगले दिन सुबह उसने ही उन्हें मुखाग्नि दी। फिर जब डिपार्टमेंट खुला तो वहां से निकली एक सनसनीखेज चर्चा पूरे शहर में सुर्खियों में थी कि जब चिता पर प्रोफेसर दीप्ति को रखा गया था तो उनकी मांग में गाढ़ा लाल सिंदूर देखा गया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इस रहस्य का खुलासा कभी नहीं हो पाया। बहरहाल उस दिन मुखाग्नि देने के बाद अवनीत न तो डिपार्टमेंट में कभी नजर आया, न ही शहर के किसी इलाके में। मित्रों, यह रोमांचक कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी।